बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं जी 1956, 1962 और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, यानी आज हम 1956, 1962 और 1973 का जो आइन है इसका मवाजना करेंगे। अक्सर जो है वो एग्जाम्स के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए जाते हैं, 1962 या 1956 का दे दिया जाता है या फिर 66, 62 और 73 का दे दिया जाता है कि भाई आप इनका कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके ये बताएं कि भाई इनमें से जो है वो किसमें क्या था और किसमें क्या नहीं था। तो ये कंपैरिजन आज हम जो है यहां पे ब्रीफली जो है वो करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट जो कि मेजर चीजें हैं हम उन मेजर पॉइंट्स को तीनों में अप्लाई करेंगे, यानी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अप्लाई करेंगे, 62 के अंदर भी अप्लाई करेंगे और 73 के अंदर भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भाई वो उसके अंदर क्या शामिल थी, वो पॉइंट शामिल था और अगर उसमें था तो क्या 62 में भी शामिल था और क्या फिर वो 73 में भी शामिल था, क्या क्या डिफरेंस था और क्या क्या जो है वो सेम था। तो हम इस तरह से इसे देखते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी फर्स्ट पॉइंट की, तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो आइन है वो तहरीरी शक्ल के अंदर है, ठीक है। और इस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 1973 का, 1973 का आइन इस टाइम पे हमारा चल रहा है। और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के क्राइसिस रहे हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं जो है वो वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं कि भाई एवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे रही, वो ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो 1956 का जो आइन था वो रिटन था, 1962 का आइन भी रिटन था और 1973 का आइन भी रिटन था। अब जो लोग नहीं जानते, बहुत से ममालिक ऐसे हैं, छोटे ममालिक जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जैसे हम यूके की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां पे भाई वहां पे उनका कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अगर कोई तहरीरी है तो कहा जाता है कि भाई ये तहरीरी आइन है। तो 1956 के आइन की अगर हम बात करते हैं तो 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे इसके और 6 शेड्यूल्स थे इसके। अगर 1962 के आइन की बात करते हैं तो 250 आर्टिकल थे, यानी पहले से ज्यादा थे, और पार्ट्स जो है वो 13 से 12 हो गए और जो शेड्यूल्स थे वो 6 से 5 हो गए, यानी 5 शेड्यूल्स थे 1962 के आइन के। और अगर 1973 के आइन की बात करें तो 280 आर्टिकल्स थे 1973 की बात करें, जो कि वो इंक्रीज हो चुके। और इसी तरह से जो पार्ट्स थे वो 12 पार्ट्स थे और शेड्यूल जो है वो इसके 7 शेड्यूल्स थे। तो तीनों ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन थे और इनके जो आर्टिकल्स थे जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं जी, हम कहते हैं बेस ऑफ प्रियम्बल, यानी तमहीद की बुनियाद, या जो प्रियम्बल है हमारा इफ्तिताहिया जिसे हम कहते हैं, इफ्तिताहिया जो है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या आइन के अंदर। तो हमारा जो 1956 का आइन है उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये हमारा प्रियम्बल था, 1962 के अंदर भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ये प्रियम्बल था, और 1973 के आइन में भी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी करारदाद मकासद वो प्रियम्बल के तौर पर थी। अब देखिए करारदाद मकासद जो है अगर इसकी हम बात करें ब्रीफली, तो करारदाद मकासद 1949 के अंदर जो है पास की गई थी, जिस टाइम पे हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कोई आइन नहीं था। तो हुकूमत को पता ही नहीं था कि जो आइन बनाना है वो एक्चुअली में कैसा आइन होगा, क्या वो आइन जो है वो इस्लामी होगा या वो आइन जो है वो सेकुलर होगा। तो ये दो डिबेट्स थी। इसलिए फिर 1949 के अंदर करारदाद मकासद जो है जिसने ऑब्जेक्टिव्स को तय किया कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी स्टेट है वो स्टेट इन प्रिंसिपल, इन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करेगी जो कि इस्लामी थे, ठीक है। तो इसलिए इसको फिर जो है जो 1949 का ये जो डॉक्यूमेंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेम्बल के तौर पर 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी शामिल किया गया कि जो ये बता सके कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी ही बनाना है, जो ऑलरेडी हम करारदाद मकासद के अंदर तय कर चुके हैं। 1962 के अंदर भी उसे के अंदर शामिल किया गया और 1973 में भी, और फिर 1984 के अंदर जो है फिर इसे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। नंबर 3 पे हम बात करते हैं जी नेम ऑफ कंट्री की। तो 1956 में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था इसका नाम, ठीक है, पूरा का पूरा नाम, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा जो मुल्क का नाम है। इसी तरह से 1962 के अंदर भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, गो कि कहा जाता है कि 1962 के आइन में से बाद में जो है वो शामिल किया गया। पहले अयूब खान साहब जो है वो ये नहीं चाहते थे कि इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जाए, क्योंकि वो एक सेकुलर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान ही जो है इसका नाम, लेकिन बाद में फिर अमेंडमेंट के तहत डाला गया कि भाई वो उन्होंने फिर पूरा प्रॉपर नाम किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। 1973 में भी मुल्क का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। अब देखिए आप अगर ये सोचें कि भाई नाम से क्या होता है, तो देखिए जब हमने प्रेम्बल में ये कह दिया, यानी इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद में हमने ये कह दिया कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो इस्लामी होगा, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है, तो फिर इसका मतलब जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो अल्टीमेटली वहां के जो लॉज हैं वो भी जो है वो इस्लामी ही होंगे।
अगर नंबर 4 पे बात करें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी आइन अगर हम देखें उसकी क्या नोयत थी, तो 1956 का जो आइन था वो भी फेडरल था, 1962 का जो आइन था वो भी फेडरल था, और 1973 का जो आइन था वो भी फेडरल था, क्योंकि ये भी हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर ये कह दिया था कि हमारा जो आइन होगा वो वफाकी तर्ज का होगा। क्यों वफाकी तर्ज का होगा? क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल है, साथ में गिलगित बल्तिस्तान, तो ये जो हमारे सूबे हैं, साथ में कश्मीर हो गया, तो ये मुख्तलिफ तरह की लैंग्विस्टिक्स से इथनिसिटी और रेसिज्म है यहां पे। तो इसलिए ये जो मुल्क जब बना था पाकिस्तान का, तो ये अलग अलग लोगों से मिलकर बना, जिसको हमने एक नजरिए के ऊपर हम ये कहते हैं कि हमने इकट्ठा किया कि वो नजरिया क्या था, कि भाई इस्लाम जो है वो नजरिया था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नजरिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये आजाद थे, सूबे आजाद होंगे, हमने ये तय किया फेडरेशन बना के कि भाई एक फेडरेशन ने कंट्रोल तो करेगी, लेकिन पंजाब भी आजाद होगा अपनी कानून साजी में, सिंध भी आजाद होगा, बलूचिस्तान भी आजाद होगा, ठीक है, और साथ में जो है बलूचिस्तान को कि उनको उसको 1970 में जो है वो प्रॉपर सूबे का दर्जा दिया गया, और केपी के जो है शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो है वो भी आजाद होगा, और ये सारे के सारे वफाक के तहत काम करेंगे, तो इसको फेडरल स्टेट कहा जाता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं कि हुकूमत की शक्ल कैसी थी, क्या तय किया गया, तो 1956 के आइन में भी कहा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, ठीक है जी, यानी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होगी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट सुप्रीम होगी फेडरल फॉर्म के अंदर। 1962 के आइन में हमने इसको क्या किया जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर दिया, यानी कि 1956 में हमने किया पार्लियामेंट्री फॉर्म, लेकिन क्योंकि 1962 का आइन अयूब खान साहब ने बनाया, अयूब खान साहब जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो मार्शल लॉ थे, तो ऑब्वियसली उन्हें तो जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म सूट नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ क्यों लगाया था, इसलिए कि वो रन कर सके हुकूमत को या मुल्क को वो चला सके। तो अगर पार्लियामेंट मुल्क को चलाती तो उनको क्या फायदा था मार्शल लॉ लगाने का या लोगों से जो है वो इतना ज्यादा बुरा भला सुनने का। तो इसका मतलब उन्हें जो है फिर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही चाहिए थी, जिसके अंदर सारी की सारी ताकत जो है वो सदर के पास हो, ठीक है। तो फिर जो 1962 का आइन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी, और 1973 का अब जो आइन है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का आइन है दोबारा से, ठीक है जी। पार्लियामेंट अब हमारी, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, गो कि वो है नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं जी नेचर ऑफ लेजिस्लेचर की, कि मुकन्नना की नोयत क्या थी, कि वो एक ऐवानी थी या दो ऐवानी थी। 1956 का जो आइन था वो यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली शामिल थी, यानी कि यक ऐवानी मुकन्ना थी, ठीक है जी। 1956 के आइन के अंदर सिर्फ एक ही ऐवान था, जो सेनेट था वो नहीं था 1956 के आइन के अंदर। 1962 का आइन जो है वो भी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौमी असेंबली ही थी, उसके अंदर भी सेनेट शामिल नहीं थी। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन था, उसके अंदर जो है वो 2 हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। जो अपर हाउस है वो है हमारे पास जी सेनेट, ठीक है, और जो लोअर हाउस है अगर उसकी हम बात करें तो वो है कौमी असेंबली, यानी कौमी असेंबली तो वही है जो 1956 और 1962 के आइन की है, लेकिन सेनेट को यहां पे जो है वो ऐड किया गया 1973 के आइन के अंदर। नंबर 7 पे बात करते हैं जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की, कि पॉलिसी जो है वो हिदायत जो देगी वो किसके तहत होगी, क्या डायरेक्टिव पॉलिसी होगी। 1956 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मौजूद था गाइडेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, 1962 में क्योंकि जो पावर्स थी सारी की सारी वो प्रोविंसेस को दे दी गई थी, गो कि अब रेजिडुअरी पावर्स का मतलब ये होता है कि जो फेडरल जो है, फेडरेशन जो है जो प्रैक्टिस करेगी, कुछ उसके पास पावर्स होगी, जैसे कि दाखिला उसके पास हो गया, वजारत दाखिला हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जी फाइनेंस की मिनिस्ट्री हो गई फेडरल के पास, डिफेंस की मिनिस्ट्री होगी फेडरल के पास, तो अगर और कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री है ये होगी फेडरल के पास। इसके अलावा जो बाकी उमूर होंगे, ठीक है, वो बाकी सारे के सारे उमूर जो हैं वो रेजिडुअरी पावर्स हैं, वो सारे के सारे हेल्थ है, एजुकेशन है, या बाकी जितने पे भी कानून साजी करनी है वो सारे के सारे सूबों का इख्तियार होगा, जो कि 1962 में दिया गया। 1973 के अंदर डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल उसमें भी मौजूद था, यानी कि ठीक है, तीनों के अंदर ही डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल मौजूद था तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। नंबर 8 पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक की, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता ही इसी के लिए है, तो फंडामेंटल राइट्स 1956 में भी मौजूद थे, 1962 के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स जो है मौजूद थे, और 1973 के अंदर भी जो है फंडामेंटल राइट्स मौजूद थे, ठीक है, और इसका जिक्र किया गया फंडामेंटल राइट्स का, या बुनियादी इंसानी हकूक का। नंबर 9 पे बात करते हैं जी इस्लामिक प्रोविजंस की, कि इस्लामी जो है वो कौन कौन सी प्रोविजंस शामिल की गई तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। अब जैसे हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये तय कर चुकी थी कि मुल्क का जो आइन है वो आइन सारे का सारा कौन सा होगा, इस्लामी होगा, क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर तय किया था। तो अल्टीमेटली 1956 के अंदर भी इस्लामिक प्रोविजंस शामिल थी, ठीक है, जैसे मुल्क का नाम से ही स्टार्ट होता है, और मुल्क का कोई कानून भी इस्लाम और कुरान और सुन्नत की मुखालिफ नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई होगा तो उसको चेंज किया जाएगा। अच्छा, 1962 के अंदर भी इस्लामी प्रोविजंस शामिल थी, और 1973 के अंदर भी जो है वो इस्लामी प्रोविजंस शामिल थी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर।
नंबर 10 पे अगर बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की कि हंगामी हालात में क्या होगा जी, तो इमरजेंसी 1956 में इमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद थी। 1962 के अंदर जो है वो, इसके अंदर भी, ये इस्लामिक नहीं बल्कि ये भी इमरजेंसी है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है इसके अंदर भी जो है वो मौजूद हैं, और 1973 के अंदर भी जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद हैं। ठीक है, यानी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही ऑब्वियसली जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस भी शामिल की गई कि भाई इमरजेंसी की हालत में मुल्क को कैसे रन किया जाएगा या क्या रूल्स होंगे, लॉज क्या होंगे। अच्छा, नंबर 11 पे बात करते हैं जी रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की। अब जो कि सिर्फ आइन में ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली, और हमें कहीं देखने को नहीं मिलता पिछले 75 साल से। तो 1956 में भी कहा गया कि भाई जो हुक्मरानी होगी वो कानून की होगी, कानून जो है वो ऑन द टॉप होगा और बाकी सारे के सारे जो हैं वो कानून के नीचे जो है वो सब बराबर होंगे। तो गो कि हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। 1962 के अंदर, अब ये यहाँ पे इसका चेंज हो चुका है, तो 1962 के अंदर भी रूल ऑफ लॉ जो है उसको रखा गया, 1973 के अंदर भी जो है वो रूल ऑफ लॉ को रखा गया। उसके बाद बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, अदालती नजरसानी की। भाई कोई भी कानून जो है अगर वो बनेगा तो क्या कानून उसमें इख्तियार होगा कि भाई अदालत जो है उसको देख सकती है, क्योंकि बहुत से ममालिक में जो कानून है अगर वो बना दिया जाए तो फिर अदालत को इख्तियार नहीं होता कि वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके, क्योंकि वो उनकी जो पार्लियामेंट है या कानून साज जो इदारे हैं वो सुप्रीम होते हैं बहुत से ममालिक के अंदर। तो इसलिए ये बात जो है वो रखी गई कि भाई जुडिशियल रिव्यू होगा अगर कोई कानून ऐसा बनता है तो। ठीक है, तो 1956 के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू मौजूद था, 62 के अंदर भी मौजूद था, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी था। 1973 के अंदर भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू मौजूद था, जिसके लिए सुपीरियर कोर्ट्स जो है वो, या सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास सुपीरियर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर रिव्यू ले सकता है कोई भी अगर कानून बने। तो जैसे अभी आप देखिए नैब की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट गई है, कहां पे जी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई, और सुप्रीम कोर्ट अब उसके ऊपर देख रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई ये वापस हो जाए तो फिर वो वापस हो जाएंगी। गो कि कानून जो है वो मुकन्ना का बनाना काम है, लेकिन क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू है और वो फैसला दे सकते हैं अपना फाइनल डिसीजन के तौर पे, तो उनका फैसला माना जाएगा। नंबर 13 पे अगर हम कहें जी कि रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, तहरीरी दायरा इख्तियार से कहा जाता है, वो क्या है, तो देखिए उसमें 1956 में हाई कोर्ट जो है वो मौजूद था, और 170 आर्टिकल के तहत जो है इसको जो है वो बनाया गया हाई कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो सारे का सारा ये कानून दायरा इख्तियार देख सकता है। 62 के अंदर भी हाई कोर्ट जो है उसको इख्तियार था, और 73 के अंदर भी हाई कोर्ट जो है उसको इख्तियार मौजूद था। अच्छा, बात करते हैं जी मोड ऑफ इलेक्शंस की, कि भाई इलेक्शन का जो तरीकाकार होगा वो तरीकाकार क्या होगा, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रखा गया। 1956 के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस रखे गए, 1962 के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस रखे गए, यानी यहां पे बीडी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेसिक डेमोक्रेसीज का, जो कि 80,000 थे स्टार्ट में, फिर बाद में जो है वो 1,20,000 जो है वो उसको कर दिया गया। यानी कि बीडी सिस्टम का मतलब ये था कि जो नाजिम हैं, जो तहसील के लेवल पे जो लोग हैं वो इलेक्ट होंगे, काउंसलर जिनको कहा जाता है, तो ये जो काउंसलर हैं ये इलेक्ट होंगे, फिर इसके बाद ये तहसील नाजिम को या जिला नाजिम को इलेक्ट करेंगे, और फिर ये जो है ये मिलके जो है वो ऊपर, इससे ऊपर जो है यानी 5 लेयर्स थी ना, इसके ऊपर सूबे को इलेक्ट करेंगे, फिर सूबे को जो है पूरे का पूरा मिलके पूरे मुल्क को जो है वो पूरे मुल्क का जो सदर होगा उसको इलेक्ट करेंगे। ये यानी सदर डायरेक्ट वोट के थ्रू इलेक्ट नहीं होगा, तो ये 5 लेयर का बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मोड था 1973 के अंदर, अब तक जो चल रहा है वो डायरेक्ट मोड ही है। और उसके बाद जी नंबर 15 पे सिंगल सिटीजनशिप जो है वो 1956 के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप, 1962 के अंदर भी, और 1973 के अंदर भी जो है वो हम एक ही शनाख्ती कार्ड है हमारा, ठीक है जी, आईडी कार्ड से हम कहते हैं, तो CNIC, तो ये अब भी जो है वो एक ही सिंगल सिटीजनशिप ही है। अच्छा, नंबर 16 के ऊपर नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कौमी जुबान की, तो 1956 के अंदर उर्दू और बंगाली जो है वो नेशनल लैंग्वेज थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान से, इस वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे बोलने वाले थे, तो इस वजह से बंगाली को भी साथ में शामिल किया गया। 1962 में भी उर्दू और बंगाली को शामिल किया गया, गो कि ये बहुत बड़ा इशू बना, जो कि 1952 में पूरी की पूरी मूवमेंट एक स्टार्ट हो गई बंगाली को नेशनल लैंग्वेज कहने के लिए, कि भाई नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो सबसे ज़्यादा बोलें, तो उनका भी बंगाली ज़्यादा है, तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब हैं, इसलिए जो है वो जो है उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, जबकि हमने यहां पे कायदे आज़म ने कहा उर्दू जो है वो हमारी मादरी जुबान होगी, तो नेशनल लैंग्वेज होगी, तो उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो फिर उर्दू बंगाली दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। 1973 के तहत अब सिर्फ उर्दू ही है, क्योंकि बंगाली तो हमारे साथ रहे नहीं। और नंबर 17 पे अगर हम बात करें कि रिजिडिटी की और फ्लेक्सिबिलिटी की, भाई इसमें सख्ती या लचक कितनी थी, अगर उसकी बात करें तो 1956 का आइन फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि आसानी से उसमें तब्दीली जो है वो की जा सकती थी। 1962 के आइन की बात करें
तो वो जो है वो सख्त था, उसके अंदर वो सदारती था, तो उसके अंदर जो तब्दीली थी वो थोड़ा मुश्किल थी, यानी 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। और 1973 के अंदर भी जो है वो अब तब्दीली बहुत मुश्किल है, यानी बहुत मुश्किल तो खैर नहीं, अभी जो है वो तकरीबन 27 अब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो उसमें भी जो है वो रिग का मतलब यही है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी जो है आपको चाहिए होगी कोई भी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करनी है तो ये ऑलमोस्ट जो है अगर हम 17 पॉइंट्स हमने देखे हैं, इन 17 पॉइंट्स में हमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज ही नजर आई हैं, जो कि 1956 के अंदर, 62 के अंदर और 73 के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ही जो है वो शामिल हैं, और कुछ थोड़ा सा जो है हमें चेंजेस दिखाई दी हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। तो ये जो है अगर कंपैरिजन आपसे पूछा जाता है तो आप इसका कंपैरिजन जो है अब वो कर सकते हैं। और एट द एंड जो है आप फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।